वेलकम। जैसे आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम मैंने ये चैप्टर 2 के 1 और 2 का लॉ का कंपनी लॉ सैम 4 का एक्सप्लेन करा दिया था ये वाला। तो अभी चैप्टर 3, 4 और 5 पेंडिंग है। तो इसके आईएमपी क्वेश्चंस के हेड पॉइंट्स है मेरे पास, तो मैं आके स्टार्ट कर देता हूँ। चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर दे। राइट, तो जो चैप्टर 3 है वो पार्टनरशिप के ऊपर है। राइट, तो पार्टनरशिप फर्म आप लोग ने 11-12 में भी पढ़ा है। तो व्हाट इज़ पार्टनरशिप फर्म? तो पार्टनरशिप क्या है? इट इज़ अ बिजनेस विच इज़ कैरिड आउट बाय 2 और मोर पर्सन। मतलब जो बिजनेस 2 या 2 से ज़्यादा लोग चलाते हैं उसको पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। राइट, तो पार्टनरशिप का एसेंशियल लिखना है। एसेंशियल्स का मतलब तुमको यहाँ फीचर्स लिखना है। तो आज पार्टनरशिप का फीचर्स हम लोग रीड करते हैं। तो पार्टनरशिप कैसा है? जहाँ कितने पार्टी से? 2 पार्टी से 2 पार्टनर होते हैं। एक प्रिंसिपल होता है और एक उसका एजेंट। मतलब दोनों प्रिंसिपल और एजेंट ऐसे काम करते हैं। देयर आर 2 और मोर पर्सन। तो पार्टनरशिप भी 2 टाइप्स के होते हैं। राइट, एक होता है बैंकिंग और होता है नॉन बैंकिंग। तो बैंकिंग में कितने हैं? मिनिमम 2, मैक्सिमम 10 मेंबर। और नॉन बैंकिंग में मिनिमम 2, मैक्सिमम 20 मेंबर। तो ये हो गया तुम्हारा 2 और मोर पर्सन। फिर बाद में क्या लिख दिया? एग्रीमेंट। तो एवरी पार्टनर है सर्टन एग्रीमेंट। तो दोनों के बीच में क्या रहता है? एग्रीमेंट रहता है। काई का एग्रीमेंट? टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, है ना। फिर पार्टनरशिप फर्म मतलब क्या है? काई के लिए साथ में है? टू डू दी बिजनेस एक्टिविटी। जो बिजनेस एक्टिविटी काम करने के लिए उसको ही पार्टनरशिप बोलते हैं। राइट, और पार्टनरशिप में क्या होता है? शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑन दी बेसिस ऑफ एग्रीड प्रोपोर्शन और रेशियो में। या तो पहले डिसाइड करेंगे या तो रेशियो में बांटेंगे या फिर इक्वली, जो भी हो। देयर इज ए म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन पार्टनरशिप। मतलब वन आर पार्ट प्रिंसिपल एंड एजेंट, दोनों को अपनी पार्टनरशिप का बिजनेस, जो भी पार्टनर है बिजनेस की ड्यूटी उनको निभाना है। और एवरी पार्टनरशिप हैज़ टू बी रजिस्टर्ड अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। किस में रजिस्टर करना पड़ता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और पार्टनरशिप का मेंबरशिप अभी मैंने बोला 2-10 बैंकिंग में, और मिनिमम और नॉन बैंकिंग में 2-20। ओके, और एवरी पार्टनर हैज़ दी राइट्स। तो अभी मैं राइट्स पढ़ाने वाला आपको यहाँ डिटेल में। तो ये वाले पॉइंट्स भी आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं ना पूरा। और लाइबिलिटी का मतलब होता है कि अगर बिजनेस से सेटल नहीं कर पाए तो उन लोग की पर्सनल प्रॉपर्टी भी जा सकती है। तो ये अपना है पार्टनरशिप का फीचर्स। राइट, तो पार्टनरशिप का मीनिंग पढ़ लेना, फीचर्स का 4 लाइन समझा देना, तो एक आंसर तुम्हारा तैयार हो गया। अगर ये आंसर आता भी नहीं एग्जाम में, सपोज इसके जगह पे ये आ गया आंसर पार्टनरशिप डीड, हाँ ये आ गया, तो ये तुम्हारा पूरा मीनिंग बन जाएगा। फिर ये समझा के इसके नीचे पार्टनरशिप डीड को एक्सप्लेन करा देने का। तो आ जाओ, सेकंड टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। तो व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड इज नथिंग बट द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। मतलब पार्टनर को पार्टनरशिप चलाने के लिए क्या करना है? पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा रहता है? उसके अंदर कंटेंट्स क्या है? फर्स्ट तो नेम ऑफ द फर्म, पार्टनरशिप का नाम क्या है, एड्रेस, लोकेशन ऑफ देयर बिजनेस, कमेंसमेंट कब बिजनेस स्टार्ट किया, ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए लोग पार्टनरशिप में है, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, पार्टनर लोग ने कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज फिक्स 6% एज पर द लॉ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ के हिसाब से एवरेज निकालना है। सैलरी कमीशन जो भी मिलेगा, लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो शेयर करते हैं। और क्या इसमें एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, तो ये सब इसमें मेंशन रहता है। तो ये पार्टनरशिप डीड इज नथिंग बट दी पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टनर्स। ओके, तो ये पढ़ लेने का है। और एक आंसर है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, वो मीनिंग में आ जाएगा। तो आप लोग जो 12th में पढ़े थे तो वो वाला आंसर नहीं लिखा, इजी आप रीड कर लेंगे, आ जाएगा। अभी दूसरा आंसर आईएमपी है ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स। तो हैज़ ए पार्टनर व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनरशिप। मतलब जो पार्टनरशिप में बिजनेस कर उनकी ड्यूटी क्या है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट टू टेक पार्ट इन द बिजनेस की जो भी एक्टिविटी है उसको काम करने का है। टू एक्सेस द बुक्स, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू एक्सेस द बुक्स। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख सकता है। ओके, to share the profit, obviously to get interest on capital. If the capital is contributed by the partner, they must get their interest. To be consulted, जो भी डिसीजन लेंगे पार्टनरशिप को आपस में कंसल्ट करके डिसीजन लेना चाहिए। इंडेमनीफाई का मतलब होता है भरपाई करके देना, लॉस मतलब एक्सपेंसेस, मतलब जो भी पार्टनरशिप का लॉस हुआ कंपनी उसको भर के देगी। और रिटायर मतलब रिटायर भी कर सकता है, नए पार्टनर को एडमिट भी कर सकता है। तो ये इसकी राइट से ड्यूटी से। ओके, तो तुम्हारा ये 3 आंसर हो गया। राइट, पार्टनरशिप फर्म का। और इसमें एक आईएमपी क्वेश्चन है तो वो भी पलट के रख लो, बाद में टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, क्या है? मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? हाउ द पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व, मतलब पार्टनरशिप फर्म कैसे खत्म हो जाएगा। डिसोल्यूशन मतलब एंड। तो क्या दिया फर्स्ट पॉइंट? वॉलंटरी डिसोल्यूशन, मतलब अपने मर्जी से कंसर्न करेंगे एक दूसरे से बात, एग्रीमेंट खत्म के हिसाब से नोटिस दे देंगे 7 दिन का, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। ऑपरेशन ऑफ लॉ मीन्स द कोर्ट विल इंटरवेन, कोर्ट इंटरवेन करके पार्टनरशिप को खत्म कर देगा। तो कैसे है? इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, जब कोई पार्टनर कंगाल हो जाएगा तो बिजनेस खत्म होगा। डेथ, वन ऑफ द पार्टनर डेथ डाइज, द पार्टनरशिप केम टू एन एंड। अनलॉफुल बिजनेस, मतलब जो बिजनेस की एक्टिविटी गलत चल रही है, इलीगल चल रही है, तो बिजनेस बंद हो जाएगा। एक्सपायरी ऑफ टर्म, जो एक्सपायर टाइम आ गया है तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। और कोर्ट कब इंटरवेन करेगा?
जब इंसानिटी पार्टनर पागल हो जाएगा, तेरे नाम हो जाएगा, लॉसेस हो जाएगा बिजनेस में, या कोई भी पार्टनर मिसकंडक्ट करेगा एक्टिविटी, ये रीज़न के कारण बिजनेस क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व का मतलब होता है खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक तुम्हारा टॉपिक हो गया, कौन सा टॉपिक पढ़े अपन ने, मोड्स ऑफ डिसॉल्व, हाउ द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप कैन कम टू एन एंड। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसका एक्ट है 2008। ये क्या है, जो पार्टनरशिप फर्म था ना, अब अपने आप को कंपनी बना दी है। पहले नॉर्मल पार्टनरशिप था, अब वो कंपनी बन गई है, पार्टनरशिप कंपनी। उसका एक्ट का नाम क्या है, 2008। तो 2008 के हिसाब से ये क्या है, रजिस्टर है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अनलाइक दी पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप के जैसा ये वैसा नहीं है, इसको सेपरेट लीगल स्टेटस है कानून की तरफ से। ईजी टू इस्टेब्लिश, मिनिमम दो मेंबर चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, कभी भी कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। परपेचुअल एग्जिस्टेंट मतलब कंटिन्यूटी, कंपनी पार्टनरशिप लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हैव एन नंबर ऑफ ईयर, दे कैन कंटिन्यू एन नंबर ऑफ, चलते रहेगा, बिजनेस रुकेगा नहीं। मतलब एक पार्टनर बन गया, दूसरा ले लेंगे। नो मिनिमम कैपिटल, मतलब मिनिमम कैपिटल कितना भी होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। नो रिस्ट्रिक्शन मेंबरशिप, मतलब मिनिमम दो, मैक्सिमम नो लिमिट। और इजी टू डिसॉल्व, बिजनेस नहीं चल रहा है, इसको डिसॉल्यूशन का प्रोसीजर भी एकदम आसान है। और लेस कॉस्ट, ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। इसमें खासियत क्या मालूम है क्या, जैसे कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है ना, वैसे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर LLP में संभालने के लिए डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं। क्या होते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं। मिनिमम कितने पार्टनर होते हैं, 2 कौन से पार्टनर होते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं। और उसमें से एक रेसिडेंट होना चाहिए, इंडियन रेसिडेंट, और एक फॉरेन नहीं का चलेगा, बट वन शुड बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये LLP को गवर्न करता है, संभालता है, राइट। इनको भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, पब्लिश करके पार्टनरशिप को शेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया LLP। तभी आप एक आंसर इधर साइड में, LLP वर्सेस पार्टनरशिप। तो LLP 2008 एक्ट है, अब पार्टनरशिप 1932। तो दोनों का डिस्टिंग्विश है। तो आप पार्टनरशिप का फीचर्स पढ़े, LLP का फीचर्स पढ़े, तो ये आंसर रीड कर लेंगे, ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप रीड कर लेंगे, आ जाएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। अभी नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा कंज्यूमर। तो कंज्यूमर का टॉपिक कैसा आएगा, ये डेफिनेशन है, तुमको रीड करना है। इसके ऊपर ना आपको 4 डेफिनेशन आएंगे, तो सबके ऊपर कम से कम 6 लाइन लिखने का, राइट, 6 लाइन लिखने का। तो एक डेफिनेशन आइटम करना, फिर बीच वाला आंसर और फिर थर्ड वाला आंसर। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये चैप्टर किसके ऊपर, कंज्यूमर एक्ट। तो कंज्यूमर एक्ट कब पास हुआ था, 1986 को पास हुआ था, राइट। इंडियन गवर्नमेंट ने पास किया था 1986। क्यों पास किया था, ताकि जो कंज्यूमर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो फिर उनके लिए अलग अलग राइट्स बनाई थी। 12th स्टैंडर्ड में पढ़े रहे, कंज्यूमर राइट टू चूज़, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सेफ्टी, है ना, राइट टू सीक रिड्रेसल, कंपेंसेशन, राइट टू हेल्थी एनवायरनमेंट। तो ये कंज्यूमर की राइट्स है। तो ये सब आपका मीनिंग बन जाएगा 1986 कंज्यूमर राइट समझा देने का, ठीक है। अब हु इज़ कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन है, जो गुड्स परचेस करता है, जो खुद परचेस करेगा उसको कंज्यूम करेगा, इसको कंज्यूमर बोलते हैं। और कंज्यूमर डिस्प्यूट क्या करेगा, कंज्यूमर क्या करेगा, सेलर के अगेंस्ट डिस्प्यूट सेल डालेगा। जब वो सेलर उसको बराबर गुड्स सप्लाई नहीं करेगा, फॉल्टी गुड्स सप्लाई करेगा, डिफेक्टिव, तो कंज्यूमर क्या करेगा, उसके ऊपर डिस्प्यूट करेगा। कहाँ डिस्प्यूट करेगा, कोर्ट में। और डिफेक्ट मतलब होता है जो गुड्स कंपनी बेचती है उसमें डिफेक्ट आ जाता है, तो उसको डिफेक्ट्स बोलते हैं। तो डिफेक्ट्स में फॉल्स वेट हो सकता है, पुअर क्वालिटी हो सकता है। कंप्लेनेंट मतलब जो कंप्लेंट करता है, तो कंप्लेंट कौन करता है, कंज्यूमर करता है, किसके अगेंस्ट, सेलर के अगेंस्ट। ये टॉपिक कंफर्म आएगा। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, क्या है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इसका मतलब होता है मैल प्रैक्टिसेस, मतलब होता है अनएथिकल। अनएथिकल का मतलब होता है कि डिसऑनेस्ट, मतलब बेईमानी करना। मतलब जो सेलर होते हैं वो बराबर से अपना बिजनेस नहीं करता। आप नायक पिक्चर देखे रहेंगे, एक दिन का CM, उसमें दिखाया रहेगा ना कि जो घासलेट रहता है वो 1 लीटर के बदले 800 ml देते हैं। और जो लोग चमक लगा के रखते तराजू के नीचे, ब्लैक मार्केटिंग करते, होर्डिंग करते, गुड्स लेके भी नहीं बेचना, ओवर एग्जैगरेटिंग एडवर्टाइजिंग, बड़ा चढ़ा के ऐड बताना, तो ये सबको बोलते हैं अनट्रेड प्रैक्टिसेस। ये कंफर्म आएगा आंसर, ठीक है, पढ़ लेना अच्छे से। गुड्स एंड सर्विस, जो सेलर क्या करता है, गुड्स बेचता है, गुड्स को देख सकते हैं टेंजिबल है, सर्विस इंटेंजिबल है, राइट। और डेफिशिएंसी मतलब जो सर्विस होती है उसमें सर्विस बराबर परफॉर्म नहीं करना, सर्विस बराबर नहीं दे पाना, उसको डेफिशिएंसी बोलते हैं। तो ये इसमें से कोई भी 4 आने वाले हैं, ठीक है। तो ये अटेम्प्ट कर लेने का 5-5, 6-6, 8-8 लाइन का। तो 4 टॉपिक लिख लेंगे, तुमको मार्क्स मिल जाएगा अच्छे से। और नेक्स्ट टॉपिक है एक, सुनो क्वेश्चन सुनो पहले। रिड्रेसल एजेंसी क्या है, रिड्रेसल एजेंसी, रिड्रेसल एजेंसी या फिर कंज्यूमर कोर्ट, क्या आएगा, कंज्यूमर कोर्ट। या फिर 3 टायर मशीन, मतलब 3 रिड्रेसल मशीन। तो कंज्यूमर के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए 3 कोर्ट बनाते हैं। एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट,
एक होता है स्टेट कमीशन, एक होता है नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट फोरम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट कमीशन एट स्टेट लेवल, नेशनल कमीशन एट नेशनल लेवल। डिस्ट्रिक्ट फोरम में कितने रुपए का अमाउंट क्लेम कंज्यूमर क्लेम करता है? 20 लाख के नीचे का, लेस देन 20 लाख। द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस द कंज्यूमर कैन लॉज द कंप्लेंट ऑफ द वैल्यू डज नॉट एक्सीड 20 लाख। और स्टेट कमीशन में अबाउट 20 लाख एंड बिलो 1 करोड़, मतलब 20 लाख और 1 करोड़ के बीच। और नेशनल कमीशन में 1 करोड़ के ऊपर का प्रॉब्लम कंप्लेंट डील करता है। अभी इधर दिया नेक्स्ट पॉइंट, मेंबर। हु आर दी मेंबर्स? तो मेंबर्स कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट फोरम में मेंबर कौन है मालूम है? जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और स्टेट कमीशन में कौन मेंबर होएगा? द जज ऑफ हाई कोर्ट, द जज ऑफ हाई कोर्ट। और नेशनल कमीशन में कौन मेंबर होएगा? जज ऑफ ये सुप्रीम कोर्ट। तो ये सब मेंबर्स है जो उनको गवर्न करते हैं। इसमें क्या है, 2 में से 1 बंदा होना चाहिए सोशल नॉलेज के ऊपर, और इधर 4 में से 2, इधर 3 में से, मतलब कुछ मेंबर्स है जो होना चाहिए, उसको छोड़ सकते हैं। पर ये लिख सकते हैं कि ये तीनों कोर्ट को कौन कौन हेड करता है, संभालता है, मैनेज कौन करता है, किसके गाइडेंस में चलता है। ओके, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज। नेक्स्ट क्या दिया? अपील्स। व्हेन द मैटर आर प्लेस इन द डिस्ट्रिक्ट फोरम एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दी क्या बोला, डिस्ट्रिक्ट फोरम, तो आप अपना अपील कहाँ करेंगे? इसके बड़े के पास है, स्टेट कमीशन में। स्टेट कमीशन ने अपना मैटर डाला, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो आप कहाँ अपील करेंगे? इससे बड़े, तो कहाँ जाएंगे? नेशनल कमीशन में। नेशनल कमीशन में अपना कंप्लेंट लॉन्च किया, उधर से आपको बराबर से रिप्लाई नहीं है, तो आप कहाँ अपील करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में। तो ये है अपील्स। कंट्रोल, तो सब लोग अपनी एक्टिविटी खुद कंट्रोल करते हैं। स्टेट डिस्ट्रिक्ट फोरम अपना खुद कंट्रोल करेगा, और स्टेट कमीशन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, तो स्टेट अपनी एक्टिविटी खुद कंट्रोल करता है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करेगा, नेशनल कमीशन स्टेट को कंट्रोल करेगा। सिंपल। और टर्म ऑफ पीरियड, तो तीनों का टर्म 5 साल है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल। बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज 67 के एज में रिटायर होएगा, और नेशनल स्टेट कमीशन का जज, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, 65, करेक्ट कर रहा हूँ वापस से। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज 65 के एज में रिटायर होएगा, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन 67 के एज में रिटायर होएगा, और जो नेशनल कमीशन है वो 70 के एज में क्या होएगा? रिटायर होएगा। पर तीनों भी 5 साल के लिए कुर्सी पे बैठेंगे। 5 साल हो गया, रिटायरमेंट ख़त्म। इसके बाद रेम्यूनरेशन मतलब होता है सैलरी, पगार, पैसा पानी। तो डिस्ट्रिक्ट को, स्टेट को, नेशनल को, डिस्ट्रिक्ट को सैलरी कौन देगा? डिस्ट्रिक्ट और स्टेट को स्टेट गवर्नमेंट। कौन सैलरी देगा? स्टेट गवर्नमेंट। और नेशनल कमीशन को कौन सैलरी देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन देगा सैलरी? सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके। और एनफोर्समेंट, जो भी ऑर्डर आता है सब डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन अपने हिसाब से मैटर को सॉल्व करते हैं। तो ये तुमने क्या पढ़े, क्वेश्चन क्या आएगा? अगर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आया है एग्जाम में आंसर, तो आप क्या करेंगे? कंज्यूमर का मीनिंग लिखेंगे, कंज्यूमर राइट समझा देंगे, तो हाफ पेज का मीनिंग हो जाएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट फोरम को मीनिंग लिख के ये पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता, नहीं तो सबके ऊपर 4-4 लाइन डाल देना, 3-3 लाइन, 1.5-2 पन्ना बन गया, हो गया, मार्क्स मिल गया। तीनों आया तो सबके ऊपर 1-1 पन्ना डाल देना, 3 पेज का आंसर बन जाएगा। ओके, तो ये आंसर पढ़ना है, कंफर्म IMP है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपटीशन एक्ट। क्या है कंपटीशन एक्ट? तो कंपटीशन एक्ट कभी बना था? 2002 को। तो इसके पहले एक एक्ट था MRTP एक्ट 1969। ये मोनोपोली एक्ट था, राइट। इसमें सिर्फ बड़े ट्रेडर, बड़े बिजनेसमैन की मोनोपोली चलती थी, वो अपने हिसाब से मार्केट को चलाते थे, सेलर को हाई प्राइस चार्ज करते थे, और कोई भी कंपटीशन नहीं था। तो ये एक तरफ से कंज्यूमर के खिलाफ क्या हो रहा था? एकदम गलत हो रहा था। कौन सा एक्ट? MRTP एक्ट। ओके, तो इसको रिप्लेस किसने किया? 2002 में कंपटीशन एक्ट आया। कभी आया? 2002 में। क्यों लाया? ताकि कोई भी कंपनी मोनोपोली प्रैक्टिस ना करे और मोनोपोली को हटा दे, तो कंपटीशन स्ट्रांग रहेगा, तो कस्टमर को फ़ायदा होगा, अच्छी सर्विस मिलेगी, अच्छा गुड्स रहेगा, और कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं होगा। जैसे भी जियो फ्री में आया तो फ्री में सर्विस बांट रहा था, तो एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ये सब इससे नाराज़ हो गए थे कि फ्री में बांटेगा तो हमारा चलेगा कैसे, मोनोपोली हो जाएगा ना। तो ये क्यों उसको पैसा चार्ज करना पड़ा? बिकॉज ऑफ कंपटीशन एक्ट। ओके, तो कंपटीशन एक्ट क्या करता है? इसका मेन एम क्या है? टू एलिमिनेट प्रैक्टिस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। कंपटीशन पे जो भी बुरा परिणाम होता है ये उसको रोकने की कोशिश करता है। टू प्रोमोट सस्टेन कंपटीशन, एक अच्छा कंपटीशन बने रहे, और अच्छी से ट्रेड हो, फ्रीडम हो, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो किसी भी तरीका का। और इन सब को कंट्रोल करने के लिए कमीशन बैठा है। कमीशन मतलब एक ऑफिसर्स बैठा है जो मोनोपोली ना होने देता है।
कंपटीशन एक्ट के हिसाब से ही सब कंपनी परफॉर्मेंस करना चाहिए, अपना ट्रेड लेना चाहिए, कोई भी कंपनी में रिस्ट्रिक्शन नहीं डालना चाहिए। तो ऑफिसर ये सब चीज़ को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, और इसमें कंट्री का वेलफेयर होएगा, देश का फ़ायदा होएगा, और इसमें क्या प्राइस ज़्यादा चार्ज नहीं की जाती है, तो इसमें कस्टमर का ही बेनिफिट है। किसमें? कंपटीशन एक्ट। तो ये लिखने से पहले आपको MRTP के ऊपर 3-4 लाइन लिखना पड़ेगा। 1969 आया था, इसको एबॉलिश किया। एबॉलिश मतलब होता है निकाल दिया, फिर बाद में कंपटीशन एक्ट को लेके आए। तो इसको विलन दिखाना है और कंपटीशन एक्ट को हीरो दिखा के आंसर तुमको लिख देने का है। तो ओके, तो ये तुमने क्या पढ़े मालूम है, मैंने और 2 चैप्टर एक्सप्लेन करा दिया, ठीक है। कौन सा 2 चैप्टर? एक अभी पार्टनरशिप्स पढ़े तुमने, पार्टनरशिप राइट, और कंज्यूमर चैप्टर पढ़े राइट। तो लास्ट चैप्टर भी बचा है, तो मैं सोचा इसका अलग से वापस से वीडियो बना के समझा देता हूँ, तो और अच्छे से हो जाएगा। तो लास्ट चैप्टर जो है सिर्फ सुन लो, 1 2 3 4 चारों आंसर आएंगे, इसमें तो 2 लिखने के हैं। तो शॉर्ट में एक वीडियो बना के मैं बाद में हेल्प कर दूँगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।